देखो उसने मैंने आपके लिए आवेशित चालकों को एक दूसरे के साथ जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण अर्थात उभयनिष्ठ विभव पढ़ाया था। ठीक है नहीं? तो मैंने उस दिन आपको उभयनिष्ठ विभव पढ़ा दिया था और क्या पढ़ा दिया था? स्थानांतरित आवेश की मात्रा पढ़ा दी गई थी। आज के जो वीडियो में है वो आज का टॉपिक है आपका आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो हेडिंग डालें आप आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। लिखिए, जब आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक में जाता है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। जबकि दोनों चालकों के आवेश की मात्रा वही रहती है, लेकिन उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो चालकों को जोड़ने से पहले पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये बात पढ़ा चुके हैं हम पीछे, ठीक है ना? इससे आगे लिखिए, अतः जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर लिख जाएगी। इससे आगे लिखिए, दोनों चालकों को
दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 जोड़ने पर दोनों चालकों की संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 तथा उभयनिष्ठ विभव V है। निकलवाया था उस दिन। उभयनिष्ठ विभव V है तब दोनों चालकों को जोड़ने पर, ये जोड़ने से पहले की है स्थितिज ऊर्जा, अब क्या है, दोनों चालकों को जोड़ने पर कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। इसके अनुसार संयुक्त धारिता जुड़ गए तो संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 हो गई, उभयनिष्ठ विभव V हो गया। ये जो V है, V का मान समीकरण 1 से रखने पर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, सही है ना। समीकरण 1 से V का मान रखने पर तब U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखिए बेटे, इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो ये C1 प्लस C2 का इसको रहेगा, इस घात कट जाएगी एक घात इससे। देखिए इस तरह से U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये वाली इससे घात कट जाएगी, सब ये बराबर में बचेगा आपका 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। अभी नहीं खोलेंगे, ये U डैश के बराबर आ गई। हेडिंग क्या आपकी, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास यानी हानि, ऊर्जा की हानि निकालनी है आपको, सही है ना। तब नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, तो अब ऊर्जा ह्रास बराबर हो जाएगा आपका U माइनस U डैश। U की वैल्यू यहाँ निकालिए, U डैश की वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ रख लेंगे इनका मान, तो रखेंगे तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, U का मान है, माइनस U डैश का मान है आपका 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2।
अभी नहीं पूरा, अभी अभी इसको आगे तक हल करेंगे। अभी इसमें से क्या करना है, 1/2 C1 + C2 कॉमन लेना है बाहर। पहले ऊपर देख लीजिए, ऊपर से आप इसको उतारिए, ऊपर मिटाऊंगा मैं फिर, जब क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लियर? बताऊं ऊपर से? कहाँ तक छोड़ दिया, भूल जा रहा है। और क्या करेंगे बेटे, इसमें से 1/2 C1 + C2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बराबर 1/2 C1 + C2। कॉमन ले लिया मैंने। अब इसमें बचाएगा आपका C1 + C2 और C1V1² + C2V2², ठीक है, माइनस C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपकी? में ये सिंपल भाषा में बन गया। अब नीचे वाला बता दूं। अब क्या करना है आपको, 1/2 C1 + C2। अब इसे हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में पहले, फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों में। पहले इसका इसमें करें तो आ जाएगा C1² V1² + C1 C2 V2², ठीक, प्लस अब इसका करें फिर आ जाएगा C1 C2 V1² + C2² V2², ठीक है, माइनस अब इसको खोल देता हूँ मैं इसको, तो आ जाएगा C1² V1² - C2² V2² प्लस माइनस 2 C1 C2 V1 V2। दिखाई दे रहा है? और पीछे लिखने से यहाँ बचेगा इसका 2 C1 C2 V1 V2। इसी का पार्ट है, समझ में आ रही है? इसमें से कुछ राशियां कट जाएंगी। देखिए, एक तो ये कटेगी C1² V1², C1² V1², एक ये कटेगी C2² V2², ठीक है, फिर 1/2 C1 + C2। आपके पास बचेगा C1 C2 V1² + C1 C2 V2² माइनस 2 C1 C2 V1 V2। यही तो बचा। इसमें से आपको C1 C2 कॉमन दिखाई दे रहा है, C1 C2 कॉमन, तो आ जाएगा C1 C2 / 2 C1 + C2। यहाँ बचेगा आपका V1² + V2² माइनस 2 V1 V2। ये जो है V1 - V2 का होल वर्ग है, ठीक है, ये V1 - V2 का होल वर्ग है। तो ऊर्जा ह्रास जो आ जाएगा आपका
ऊर्जा ह्रास बराबर आ जाएगा आपका C1 C2/2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा ह्रास के लिए सूत्र है। इसके आगे लिख लीजिए स्पष्ट है। स्पष्ट है आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है। V1 - V2 का होल वर्ग आ रहा है ना, नेगेटिव चिन्ह आ रहा है। कैसे पता चलेगी इसके बारे में लिखवा पूरी बात लिख लीजिए। इसमें C1 और C2 दोनों धनात्मक हैं तथा V1 - V2 का होल वर्ग भी पूर्ण वर्ग होने के कारण धनात्मक संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है। अब क्लियर होगी बात? V1 V2 का होल स्क्वायर दो बार एक धनात्मक संख्या है या धनात्मक वर्ग जब हो जाता है तो सब धनात्मक हो जाती है वर्ग में जाकर के। उतर गया? बहुत चीज है बेटा जल्दी कर। और पूरी बात लिखवाओ इसकी, क्यों ऊर्जा ह्रास हो रहा है? हैं? देखो इसका कारण यह है कि पुनर्वितरण में आवेश दोनों चालकों को जोड़ने वाले तार
पहले दिन जब चित्र बनाया था उसमें एक तार लगाया था, इस तरह से जोड़ा गया था, तो उसी के कारण हो रहा है ऊर्जाग्रास जो हो रहा है। इसका कारण यह है कि पुनर्वितरण में आवेश दोनों चालकों को जोड़ने वाले तार में होकर बहता है, जिसके कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है और कभी कभी ऊर्जा प्रकाश अर्थात चिंगारी, जैसे कभी फॉल्ट बोल देते हैं, अर्थात चिंगारी एवं ध्वनि इत्यादि के रूप में क्षय होती है। तो क्षय होने का मतलब है ह्रास होना, घटना। अब पूरी बात स्पष्ट हो गई नहीं हुई? चिंगारी तथा ध्वनि आदि के रूप में भी क्षय होती है, इसलिए सदैव आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का लॉस होगा। अब भी बात क्लियर नहीं हो तो बताइए, मैं पूरी बात को स्पष्ट करके चल रहा हूँ। जी हाँ, इतना स्पष्ट यहीं तक छोड़ देगा सब कोई, इसके बाद में बंद कर दिया जाएगा। अगला हेडर डालिएगा कैपेसिटर, संधारित्र इम्पोर्टेंट। संधारित्र कैपेसिटर लिखिए। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। आगे लिखिए, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उस पर विभव भी हो जाता है, तो चालक की धारिता
C बराबर Q अपॉन V। फैराड अथवा अथवा में ये दूसरी परिभाषा इसके अनुसार लिखाई जाएगी। वो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बनाई दिया है ना समझाने के लिए। मैं आपको बता दूं, केवल डेफिनेशन समझाने के लिए बनाया है। देखिए, संधारित्र किसी भी, देखिएगा दूसरी डेफिनेशन, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हों, एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों, संधारित्र कहते हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जिन पर, जो एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर और विपरीत आवेश हों, संधारित्र कहलाता है। तथा इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। तथा इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। हेडिंग डालिए, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। देखिए, माना किसी संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं। संधारित्र की प्लेटों पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं तथा संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है।
विभवांतर V वोल्ट है, तब संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। चाहे धारिता चालक की हो, चाहे धारिता संधारित्र की हो, C बराबर Q/V ही आएगा। अब इसके अनुसार भी एक डेफिनेशन हो जाएगी। स्पष्ट है, स्पष्ट है, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश स्पष्ट है, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा संधारित्र की दोनों प्लेटों तथा संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच तथा संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। नहीं समझ में आया? अरे भाई Q/V का ही तो अनुपात है। Q क्या है? किसी एक प्लेट को दिया गया, इसकी एक विशेषता है। प्रेरण के कारण क्या होगा, जब इस प्लेट को आवेश प्लस दिया जाएगा तो इस प्लेट के अंदर की ओर प्लस आवेश, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर अंदर की ओर माइनस आवेश और बाहर की ओर प्लस आवेश ऑटोमेटिक प्रेरण कारण उत्पन्न हो जाएगा। बाहरी प्लेट को सदैव पृथ्वी से अर्थ किया जाता है, तो बाहरी प्लेट का जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। तो दिखाई जाता है आगे समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे तो उसमें चित्र बनेगा, तो उसमें पूरी थ्योरी लिखवाई जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। और एक टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो, कांच की पट्टिका वगैरह रखी हो, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परावैद्युत माध्यम अभी लिखवा रहा हूँ। संधारित्र की धारिता का जो प्रभाव है वो अभी पॉइंट लिखवाऊंगा मैं आपके लिए, आगे हेडिंग डालिएगा। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिख लिया। देखिए, संधारित्र की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, संधारित्र। देखिए, ये जो संधारित्र को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं धारिता को, इनमें से एक बोर्ड में 1 नंबर का पूछा जाता है। बड़े सिंपल हैं, हो जाएंगे, आप देखते रहिएगा। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर हेडिंग है, लिखिएगा इसमें। संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता
प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर निर्भर करती है तथा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात सी अनुक्रमानुपाती कैपिटल ए। यानी कुल मिलाकर के बात यह है, अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। नंबर दो पे लिखिए, प्लेटों के बीच की दूरी पर प्लेटों के बीच की दूरी पर देखिए, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी पर निर्भर करती है तथा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्त क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्त क्रमानुपाती होती है, अर्थात सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी। ठीक है। नंबर तीन, प्लेटों के बीच के माध्यम पर ये 2 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड में ज़्यादातर ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लेटों के बीच के माध्यम पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। देखिए, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है तथा परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता बढ़ जाती है। तथा यह माध्यम के परावैद्युतांक के कैपिटल के, फिर हिंदी में लिखिए के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात सी अनुक्रमानुपाती के।
तीनों बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। एक ध्यान रखना है, परावैद्युत पट्टिका के होने पर वैद्युत क्षेत्र तो घट जाता है, ठीक है नहीं। एक परावैद्युत माध्यम होने पर वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है लेकिन धारिता बढ़ जाती है। अब क्यों क्यों कम हो जाती है? 1/4πε0 K आता है, विद्युत क्रमानुपात में चला जाता है परावैद्युतता में। इसलिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र सदैव घटेगा और धारिता बढ़ेगी। आगे बोर्ड में आने वाले 2 एक-एक नंबर की हेडिंग हैं, लिख लीजिएगा। पहले हेडिंग डालिएगा परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य। देखिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के, बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, दोबारा बोल रहा हूँ, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अगला हेडिंग डालिए भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर, ये दोनों जो एक परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर एक-एक नंबर में कई बार डेफिनेशन आ चुकी हैं बोर्ड में। भंजक विभवांतर में लिखिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। देखिए, आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे। उसके बाद में वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जब भी देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। और लिखने के लिए मैं पूरी बात लिख रहा हूँ, इसे उतार सकते हो आराम से, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं लोग, सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए। इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, घर बैठे ट्यूशन पढ़ी जा सकती है इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही।